बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अफजल, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके साथ वो लॉन्ग क्वेश्चन शेयर करने जा रहा हूं जो तमाम पंजाब बोर्ड एग्ज़ाम में 10 साल से बार बार आ रहे हैं। ना आपके साथ वो लॉन्ग क्वेश्चन शेयर किए जाएंगे, बल्कि उन क्वेश्चन की जितनी भी पॉसिबल स्टेटमेंट हैं वो भी आपसे शेयर की जाएंगी, ताकि अगर पेपर सेटर क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज करता है तो आपको स्टेटमेंट का पहले से ही पता हो। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रहे कि फर्स्ट ईयर फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से कोई भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, उसमें से ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं। और चैप्टर 1 के बाद चैप्टर नंबर 2 है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और डिस्क्राइब द वेक्टर एडिशन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। या यही क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है, डिफाइन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, हाउ टू वेक्टर्स कैन बी एडेड बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। यही क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी पूछा गया है, एक्सप्लेन द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड, और define rectangular component of a vector, discuss the vector addition of number of coplanar vectors by rectangular components method। बुक के अकॉर्डिंग ये आर्टिकल मिलेगा 2.2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, गिव एग्जांपल, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और डिफाइन एंड एक्सप्लेन द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। बुक में ये आपको आर्टिकल मिलेगा 2.3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एंड एक्सप्लेन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, गिव एग्जांपल्स, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। बुक से आर्टिकल मिलेगा 2.3 और हेडिंग होगी वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये दोनों इसी के नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एंड एक्सप्लेन द टर्म टार्क और मोमेंट ऑफ द फोर्स, कैलकुलेट द टार्क ड्यू टू फोर्स एक्टिंग ऑन रिजिड बॉडी, article number 2.4। next question is what is meant by component of vector and what are rectangular components, find rectangular component of vector, how can we determine a vector from its rectangular components। dear students, इस question में आप लोगों ने vector के components को define करना है, rectangular components को define करना है और rectangular components का relation find out करना है, और आप लोगों ने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से वेक्टर फाइंड आउट करना है। यही क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया है, हाउ कैन अ वेक्टर बी रिजॉल्व्ड इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, हाउ अ वेक्टर इज डिटरमाइंड इफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर गिवन। एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में किस तरह तकसीम कर सकते हैं, और अगर कंपोनेंट्स दिए गए हों तो उस कंपोनेंट से आप वेक्टर किस तरह हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन दोनों तरह से पूछा जा सकता है। बुक में आपको आर्टिकल मिलेगा 2.1 और 2.1 के काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स हैं, तो 2.1 का पार्ट नंबर 10 और 11, ये दोनों पार्ट मिलके इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3, और चैप्टर नंबर 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और प्रूव दैट द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, और state and explain or prove law of conservation of momentum, article number 3.7। next question is define elastic collision, show that relative speed of approach is equal to relative speed of separation for elastic collision in one dimension, or explain elastic collision in one dimension to prove that magnitude of relative velocity of approach is equal to the magnitude of the relative velocity of separation, and also write the equations of v1 prime and v2 prime। इसमें आप लोगों ने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन को एक्सप्लेन करना है, जिसमें टू बॉल्स आपस में कोलाइड करेंगी और कोलाइड करने के बाद उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो कोलाइड करने के बाद उनकी जो वेलोसिटी चेंज हो जाती है उस वेलोसिटी को v1 प्राइम एंड v2 प्राइम कहते हैं। तो आप लोगों ने इनकी इक्वेशन भी लिखनी है, और इस प्रूफ के बाद v1 प्राइम और v2 प्राइम के रिलेशन के बाद नेक्स्ट 4 केसेस हैं, तो वो 4 केसेस लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, वो 4 केसेस अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, और वो 4 केसेस MCQ में भी पूछे जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है वो इतना ही पूछा जाता है 4 केसेस से पहले। आर्टिकल नंबर 3.7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द एक्सप्रेशंस फॉर हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट,
एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। और यही क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया है, डिफाइन प्रोजेक्टाइल एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो इसमें आप लोगों ने प्रोजेक्टाइल को डिफाइन करना है, प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए रिलेशन फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन से क्या मुराद है? एक्सप्लेन, इसे एक्सप्लेन करेंगे। डिस्कस द इक्वेटर्स ऑफ इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस। अगर सिंपल अल्फाज में बात करूं तो आप लोगों ने प्रोजेक्टाइल के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस का रिलेशन फाइंड आउट करना है, और इसके साथ ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज का रिलेशन भी फाइंड आउट करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। बुक से आर्टिकल मिलेगा 3.12 प्रोजेक्टाइल मोशन। जी नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 4, और चैप्टर नंबर 4 का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वो है व्हाट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। शो दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। आप लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड को डिफाइन करना है और प्रूफ करना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है। अब कंजर्वेटिव फील्ड से क्या मुराद है, इसी को नेक्स्ट देखते हैं। शो दैट इन ग्रेविटेशनल फील्ड वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। इसमें आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड में रहते हुए आप किसी भी पाथ को फॉलो करते हुए वर्क करें तो वर्क डन हमेशा सेम रहेगा। ये मतलब होता है कंजर्वेटिव फील्ड का। इसी का सेकंड पार्ट है, वर्क डन अलोंग अ क्लोज पाथ इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज ज़ीरो। कि अगर ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रहते हुए क्लोज पाथ में आप वर्क करें तो वर्क डन ज़ीरो होगा। और ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। यही क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी पूछा गया है, प्रूव दैट द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड इन ग्रेविटेशनल फील्ड। आर्टिकल नंबर 4.3 वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। डिराइव रिलेशन फॉर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास m एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको इस तरह से भी पूछा गया है, डिफाइन एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एंड डिराइव अ रिलेशन फॉर एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आर्टिकल नंबर 4.5। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वो है एस्केप वेलोसिटी एंड डिराइव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी। डिफाइन करेंगे और इसका रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट एंड कैलकुलेट इट्स वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो आपने इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। हाउ दिस कन्वर्जन इज अफेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है कि पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील किया जा सकता है। और ये भी बात आपने प्रूफ करनी है कि अगर फ्रिक्शनल फोर्सेस प्रेजेंट हों तो तब ये कन्वर्जन किस हद तक अफेक्ट हो सकती है। क्या तमाम की तमाम काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में और पोटेंशियल को काइनेटिक एनर्जी में तब्दील किया जा सकता है। और ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी पूछा गया है, डिस्क्राइब द इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। शो दैट लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। आर्टिकल नंबर 4.6। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी कैलकुलेट द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। आर्टिकल नंबर 4.3। जी इसके बाद है चैप्टर नंबर 5, और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट आर रियल एंड अपेरेंट वेट। फाइंड द अपेरेंट वेट इन डिफरेंट केसेस फॉर एन ऑब्जेक्ट सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग बैलेंस इन एन एलिवेटर। तो एलिवेटर से मुराद है लिफ्ट। आर्टिकल नंबर 5.11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आर्टिफिशियल ग्रेविटी। डिस्क्राइब एक्सप्रेशन फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेसशिप रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द आर्टिफिशियल ग्रेविटी। और ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी पूछा गया है, एक्सप्लेन आर्टिफिशियल ग्रेविटी। डिराइव F इज इक्वल टू 1/2 बाय G/R का स्क्वायर रूट। तो आप लोगों ने ये रिलेशन फाइंड आउट करना है फ्रीक्वेंसी का। आर्टिकल नंबर 5.14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड डिराइव द रिलेशन फॉर इट। आर्टिकल नंबर 5.5। Next question is, what are geostationary orbits and geostationary satellites? Find the orbital radius of geostationary satellites.
जिस ऑर्बिट में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रहता है उस ऑर्बिट का रेडियस फाइंड आउट करना है। यह क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी पूछा गया है, व्हाट आर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल रेडियस ऑफ आ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। आर्टिकल नंबर 5.15 और हेडिंग मिलेगी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। नेक्स्ट हमारे पास एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, फाइंड द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क एंड हूप, also derive the relations for the velocities of disk and hoop moving down an inclined plane। आर्टिकल नंबर 5.9 बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये भी आपको बता दूं कि हूप और डिस्क की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और इनकी वेलोसिटीज़, ये 4 अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर मिनिमम वेलोसिटी एंड पीरियड टू पुट अ सैटेलाइट इनटू द ऑर्बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया और व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैलकुलेट द टार्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑन रिजिड बॉडी। आप लोगों ने टार्क को फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ इनर्शिया, तो यहाँ पर आई इनर्शिया को जाहिर कर रहा है। यह क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी पूछा गया है, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन टार्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ रिजिड बॉडी। तो टार्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि टी और आई के दरमियान रिलेशन बिल्ड करना है। आर्टिकल नंबर 5.6 जी। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 6, स्टेट एंड एक्सप्लेन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। आर्टिकल नंबर 6.4 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बर्नौली इक्वेशन। और स्टेट एंड प्रूव बर्नौलीज इक्वेशन इन फ्लूइड डायनेमिक्स। यह क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी पूछा गया है, डिफाइन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, डिराइव बर्नौलीज इक्वेशन फॉर एन आइडियल फ्लूइड। आर्टिकल नंबर 6.5 इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये दोनों, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बर्नौली इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी, शो दैट टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ फॉग ड्रॉपलेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर इट्स रेडियस। और ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी पूछा गया है, व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी, डिराइव इट्स रिलेशन। आर्टिकल नंबर 6.2। तो स्टूडेंट्स इस पूरे चैप्टर में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन है ज़्यादातर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स इसकी 3 एप्लीकेशन है जब आप लोग टेक्स्ट बुक से देखेंगे, और आर्टिकल नंबर है 6.6। और पहले ये ज़्यादातर शॉर्ट में आता था, लेकिन 2023 में बहावलपुर बोर्ड में एज अ लॉन्ग आ चुका है। और इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है टोरिसेलिस थ्योरम, इसे टोरिसेलिस और टोरिसेलिस थ्योरम भी कहते हैं। और ये असल में बर्नौली इक्वेशन की इन 3 एप्लीकेशन में से ही एक एप्लीकेशन है, और ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और इनके साथ इकट्ठा भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 7। चैप्टर 7 का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, प्रूव दैट मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। और prove that the law of conservation of energy is satisfied for an object executing SHM यानी कि simple harmonic motion। और explain energy conservation in SHM और define SHM। prove that total energy remains conserved in mass spring system oscillating with SHM। और discuss the energy conservation in SHM और prove that the law of conservation of energy in vibrating mass spring system। तो स्टूडेंट्स इसमें आप लोगों ने एक ही बात प्रूव करनी है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट और स्पेशली मैस स्प्रिंग सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करे तो उसकी एनर्जी कंजर्व रहती है। आर्टिकल नंबर है 7.6 और इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज सिंपल पेंडुलम, शो दैट द मोशन ऑफ पेंडुलम इज SHM। आल्सो फाइंड द रिलेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। आप लोगों ने सिंपल पेंडुलम को डिफाइन करना है, प्रूफ करना है कि सिंपल पेंडुलम की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है और इसके टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन फाइंड आउट करना है। और ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा गया है, व्हाट इज सिंपल पेंडुलम, शो दैट इट्स टाइम पीरियड डिपेंड्स ओनली ऑन द लेंथ एंड एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आर्टिकल नंबर 7.5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, discuss the motion of a horizontal mass spring system and find the values of acceleration, angular frequency, time period, instantaneous displacement and instantaneous velocity।
तो इसमें आप लोगों ने हॉरिजॉन्टल मैथ सेपरिंग सिस्टम को डिस्कस करना है और उसके लिए इन तमाम पैरामीटर्स का रिलेशन फाइंड आउट करना है। और ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी पूछा गया है, राइट अ नोट ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हॉरिजॉन्टल मैथ सेपरिंग सिस्टम। और जब ये वाला क्वेश्चन बच्चों को टेस्ट में दिया जाता है तो बच्चों को समझ ही नहीं आती कि कौन सा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द मोशन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बॉडी मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज SHM। इसमें आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा हो तो उस ऑब्जेक्ट का अगर कोई शैडो, कोई साया, कोई प्रोजेक्शन हो तो उसकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और डिस्कस द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बेस पे एक्सप्लेन करना है। आल्सो कैलकुलेट द रिलेशन फॉर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। और आर्टिकल नंबर है 7.3, बहावलपुर बोर्ड में 2017 में ये आ चुका है। इसी आर्टिकल का जो नेक्स्ट बाकी पोर्शन है वो है, डिराइव द एक्सप्रेशंस फॉर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस x0। आर्टिकल नंबर 7.3 है, असल में आर्टिकल 1 है लेकिन इसके 2 पार्ट हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ रेजोनेंस, आल्सो गिव एग्जांपल्स वेयर रेजोनेंस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। आर्टिकल नंबर 7.8 पहले से ज़्यादातर शॉर्ट में आता था लेकिन 2023 में बहावलपुर बोर्ड में ये 2 टाइम्स मॉर्निंग और इवनिंग में एज लॉन्ग क्वेश्चन आ चुके हैं जी। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 8 और इसका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन। आप लोगों ने वो फैक्टर बताने हैं जिन पर स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है। व्हाट वाज न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड, व्हाट आर ड्रॉबैक्स इन इट, हाउ इट वाज करेक्टेड बाय लप्लास। तो लप्लास ने इसे किस तरह करेक्ट किया। तो ये हमारे पास काफ़ी लेंथी आर्टिकल बन जाता है। इसमें 2 आर्टिकल हैं, एक हमारे पास न्यूटन फार्मूला, दूसरा लैप्लास ने इसकी करेक्शन की थी। ये दोनों अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं और ये दोनों इकट्ठे भी पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी पूछा गया है, डिस्क्राइब न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एंड एक्सप्लेन हाउ इट वाज करेक्टेड बाय लैप्लास। और व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, हाउ डिड लैप्लास करेक्ट इट। तो इसमें आप लोगों ने ये बताना है कि न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड फाइंड आउट करने का जो फार्मूला ड्राइव किया था उसमें क्या क्या फॉल्ट थे, किस वजह से वो मुकम्मल तौर पर परफेक्ट आंसर नहीं ला सका और लैप्लास ने उसकी किस तरह करेक्शन की थी। आर्टिकल नंबर है 8.3। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर का, वो है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड एंड डिराइव द रिलेशन, यानी कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। और वो फार्मूला है VT इज इक्वल टू V0 प्लस 0.61T। और ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आ सकता है, शो दैट VT इज इक्वल टू V0 प्लस 0.61T। तो T यहाँ पर टेम्परेचर है। और ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी पूछा गया है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड, शो दैट विद 1 डिग्री सेल्सियस राइज और फॉल इन द टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय अप्रोक्सीमेटली 0.61 मीटर पर सेकंड। इसमें आप लोगों ने ये बताना है कि अगर आप गैस या एयर का टेम्परेचर बढ़ा दें तो स्पीड ऑफ साउंड पर उसका क्या इम्पैक्ट होगा, स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी या कम होगी। और इसमें आप लोगों ने ये प्रूफ करना है कि अगर उसी एयर या गैस में अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दें तो उसमें 0.61 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगी। और अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम कर दें तो 0.61 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाएगी। और इसी क्वेश्चन के अंदर एक और क्वेश्चन है जो कि इसका हाफ होगा ऑलमोस्ट, और वो है शो दैट स्पीड ऑफ साउंड वेरीज डायरेक्टली एज अ स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और इसका आंसर होगा इक्वेशन नंबर 8.10 तक। और 8.10 इक्वेशन कौन सी है, ये वाली, VT ओवर V0 इज इक्वल टू T ओवर T0 स्क्वायर रूट। यह फार्मूला आप लोगों ने ड्राइव कर लेना है। अगर आप लोगों से ये वाली स्टेटमेंट पूछी जाए तो फिर आप लोगों ने जस्ट इतना ही सॉल्व करना है, इससे आगे नहीं करना। और अगर आप लोगों से ये वाली स्टेटमेंट पूछी जाती है इस और से पहले ये वाली 2-3 स्टेटमेंट, तो फिर आप लोगों ने इस रिलेशन तक इससे सॉल्व करना है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये फार्मूला न्यूमेरिकल में भी यूज़ होता है
और उसके बाद MCQ में भी यूज़ होता है। जी नेक्स्ट हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वो है व्हाट आर स्टेशनरी वेव्स, एक्सप्लेन स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग और शो दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग आर क्वांटाइज्ड और प्रूव दैट फॉर स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग Fn इज इक्वल टू NF1। तो ये 3 तरह से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है और बुक में आपको आर्टिकल मिलेगा 8.9 और हेडिंग है इसकी स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जी। 8.9 का ही नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन है, डिफाइन स्टैंडिंग वेव्स यानी कि स्टेशनरी वेव्स, फाइंड द रिलेशंस फॉर फ्रीक्वेंसीज ऑफ दीज वेव्स इन डिफरेंट एयर कॉलम्स और व्हाट आर स्टेशनरी वेव्स, एक्सप्लेन स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम्स। या ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया है, फाइंड द फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस्ड इन आर्गन पाइप व्हेन इट इज ओपन एट बोथ एंड्स एंड क्लोज्ड एट वन एंड। आर्टिकल नंबर 8.9 और बुक में आपको हेडिंग मिलेगी स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम्स। आप लोगों ने स्टेशनरी वेव्स का ही रिलेशन फाइंड आउट करना है। इसमें स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग के लिए, एक डोरी के लिए, और इसमें स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम्स। और स्टूडेंट्स याद रहे कि ये हमारे पास इसके 2 पार्ट हैं, ये दोनों अलग अलग लॉन्ग में आ सकते हैं और ये दोनों इकट्ठे भी लॉन्ग में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट, डिस्कस इट्स डिफरेंट केसेस। डॉपलर इफेक्ट को डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है और इसके 4 केसेस को आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। और ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा गया है, व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट, डिस्कस इट्स ट्रू केसेस फॉर सोर्स एंड ऑब्जर्वर रिलेटिव टू ईच अदर। जब यहाँ पर 2 केस का जिक्र किया गया तो बच्चों ने ओनली 2 केस लिखने हैं कि 4 केस हैं, 4 में से कोई 2 लिख दें, तो बच्चों यहाँ पर आप लोग गलत होंगे। 2 केस से मुराद है कि मेजर इसके 2 केस हैं। एक केस ये होगा कि जब सोर्स रेस्ट में होगा और ऑब्जर्वर मूव करेगा। अब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ भी मूव कर सकता है और सोर्स से दूर भी जा सकता है। तो अब इस केस के मज़ीद 2 केस बन गए कि सोर्स रेस्ट में है और ऑब्जर्वर मूव कर रहा है। दूसरा केस इसका है कि ऑब्जर्वर रेस्ट में होगा, सोर्स मूव करेगा और सोर्स 2 तरह से मूव कर सकता है, वो ऑब्जर्वर की तरफ भी जा सकता है और ऑब्जर्वर से दूर भी जा सकता है। मेन केस 2 हैं, लेकिन इन 2 केसेस के आगे फर्दर 2 केस हैं, तो कुल मिला के 4 केस बनते हैं। और ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट, फाइंड द रिलेशंस फॉर मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसीज व्हेन अ सोर्स मूव्स टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर एंड व्हेन सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर। तो इसमें आप लोगों ने जस्ट 2 केसेस को ही डिस्कस करना है, जिन 2 केसेस का आपके बुक ने जिक्र कर दिया है। आर्टिकल है 8.11। इसके बाद है चैप्टर 9 और चैप्टर 9 का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डिस्क्राइब द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज स्पेसिंग। तो आप लोगों ने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करना है और इसमें फ्रिंज स्पेसिंग के लिए रिलेशन फाइंड आउट करना है। और ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी पूछा गया है, व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, डिस्कस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर इंटरफेरेंस, और व्हाट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिस्कस द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, आल्सो डिराइव द रिलेशन फॉर फ्रिंज स्पेसिंग, और डिफाइन इंटरफेरेंस, derive conditions for minima and maxima in Young's double slit interference experiment. Article number 9.4. Next question is, describe the principle, construction and working of Michelson's interferometer. How can you find the wavelength of light used? Article number 9.7. Next question is, define diffraction, explain the diffraction of X-rays by crystals, or describe the diffraction of X-rays through crystal, also describe the Bragg's equation and its different uses, or derive Bragg's equation for diffraction of X-rays by crystals, or discuss diffraction of X-rays by crystals, also write down 2 applications of X-ray diffraction, or describe the diffraction of X-rays by crystals, hence derive Bragg's equation. Article number 9.11. Next question is Newton's rings. Article number 9.6. Next chapter is chapter 10 और chapter 10 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है सिंपल माइक्रोस्कोप। व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप,
कैलकुलेट इट्स मैग्नीफाइंग पावर, और व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप, कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप, और व्हाट इज माइक्रोस्कोप, गिव वर्किंग प्रिंसिपल एंड मैग्निफिकेशन, और व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप, डिराइव द रिलेशन फॉर इट्स मैग्निफिकेशन, और व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप, डिस्क्राइब इट्स कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इट्स मैग्निफिकेशन, और व्हाट इज मैग्नीफाइंग ग्लास, हाउ इज इट यूज्ड एज माइक्रोस्कोप, डिराइव द रिलेशन फॉर इट्स मैग्नीफाइंग पावर। आर्टिकल नंबर 10.3। इसमें आप लोगों से बार बार एक ही चीज़ पूछी जा रही है, और वो ये है कि सिंपल माइक्रोस्कोप को आप लोगों ने डिफ़ाइन करना है, उसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और उसकी मैग्नीफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर का रिलेशन फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, डिस्क्राइब इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, आल्सो कैलकुलेट इट्स मैग्नीफाइंग पावर। आर्टिकल नंबर 10.4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, फाइंड इट्स मैग्नीफाइंग पावर, और व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, गिव वर्किंग प्रिंसिपल एंड मैग्निफिकेशन, और व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, डिस्कस इट्स वर्किंग एंड कैलकुलेट इट्स मैग्नीफाइंग पावर, और व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, डिस्क्राइब इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, आल्सो कैलकुलेट इट्स मैग्नीफाइंग पावर। तो इन 3 आर्टिकल्स में आप लोगों ने देखा कि आपसे इनकी डेफिनेशन, इनकी वर्किंग, इनकी कंस्ट्रक्शन और इनकी मैग्नीफाइंग पावर का रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है। आर्टिकल नंबर 10.5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द माइकलसन एक्सपेरिमेंट टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट। आर्टिकल नंबर 10.7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पेक्ट्रोमीटर। आर्टिकल नंबर 10.6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड एंड कन्वर्टेड इनटू साउंड। आर्टिकल नंबर 10.11। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के मैंने जितने भी क्वेश्चन शेयर किए हैं उनमें से इन 3 को छोड़ के इनसे पहले जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 11, और चैप्टर 11 का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। डिफाइन मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस एंड प्रूव दैट द रिलेशन Cp - Cv इज इक्वल टू R। मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस को आप लोगों ने डिफाइन करना है और आप लोगों ने प्रूफ करना है कि Cp - Cv इज इक्वल टू R। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी पूछा गया है, डिफाइन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड आल्सो डिराइव रिलेशन बिटवीन देम, और प्रूव दैट मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर यानी कि Cp इज ग्रेटर दैन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम यानी कि Cv बाय एन अमाउंट इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यहाँ जी आपसे पूछा गया है कि आप लोगों ने ये बात प्रूफ करनी है कि Cp जो है वो Cv से ग्रेटर है, और ये कितना ग्रेटर है कि अगर Cv में आप R को ऐड कर दें तो तब जाके जो Cp के इक्वल होगा, और शो दैट Cp - Cv इज इक्वल टू R। इसमें आप लोगों ने प्रूफ करना है कि Cp और Cv इन दोनों का डिफरेंस लें तो R के बराबर आएगा। यहाँ पर Cp, Cv और R इनकी फुल फॉर्म यहाँ पर बताई गई है, और डिफाइन मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एंड डिराइव रिलेशन बिटवीन देम। आर्टिकल नंबर 11.5, और इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कार्नोट इंजन, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग एंड कैलकुलेट इट्स एफिशिएंसी, आल्सो स्टेट कार्नोट थ्योरम। कार्नोट इंजन क्या है, उसकी वर्किंग एक्सप्लेन करनी है, उसकी एफिशिएंसी का रिलेशन फाइंड आउट करना है, और कार्नोट थ्योरम की स्टेटमेंट लिखनी है। यह क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा गया है, व्हाट इज कार्नोट इंजन, डिस्कस कार्नोट साइकिल एंड डिराइव द फार्मूला फॉर इट्स एफिशिएंसी, और एक्सप्लेन द कार्नोट साइकिल एंड कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट हीट इंजन, और व्हाट इज कार्नोट हीट इंजन, शो दैट efficiency of a Carnot heat engine depends on the temperature of hot and cold reservoir। आर्टिकल नंबर 11.9। डियर स्टूडेंट्स, ये वाली जो स्टेटमेंट है आपको ऊपर वाली स्टेटमेंट से थोड़ी सी डिफरेंट लगेगी, और जब आप एफिशिएंसी का रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे और एफिशिएंसी के रिलेशन में देखेंगे तो आपको ये स्टेटमेंट की समझ आ जाएगी।
Next question is state first law of thermodynamics and apply this law in isothermal expansion and in adiabatic expansion process. Or define first law of thermodynamics and discuss it by appropriate example. Article number 11.4. Next question is state the postulates of kinetic molecular theory of gases. Derive the relations for pressure and temperature in terms of average kinetic energy of molecules. इसमें आप लोगों ने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट लिखने और प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन फाइंड आउट करना है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। और ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी पूछा गया है, शो दैट प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। इसमें आप लोगों ने प्रूफ करना है कि गैस का जो प्रेशर है वो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और आर्टिकल नंबर है 11.1। और अगर ये वाली स्टेटमेंट आ जाती है और से बाद वाली स्टेटमेंट, तो तब आप लोगों ने इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर से पहले तक लिखना। और अगर ये ऊपर वाली स्टेटमेंट आती है जिसमें टेम्परेचर का भी जिक्र किया जाता है, तो फिर आप लोगों ने इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर को भी इसमें ऐड कर लेना। लेकिन ज़्यादातर चांस होते हैं इस स्टेटमेंट के आने के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। यानी कि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का आपस में डायरेक्ट ताल्लुक है, ये आप लोगों ने प्रूफ करना है। असल में ये वाली स्टेटमेंट इस क्वेश्चन से उठाई गई है और ये अलग से भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है आर्टिकल नंबर 11.1, और ये आपने स्टार्ट करना है इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट एंड एक्सप्लेन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, आर्टिकल नंबर 11.8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एंड एक्सप्लेन द टर्म एंट्रोपी, आर्टिकल नंबर 11.2। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के मैंने जितने भी क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं, इन आखिरी 3 को छोड़ के इनसे ऊपर वाले जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये वाले भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऊपर वाले 3-4 हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।